देखो जी, कोशिका से रिलेटेड क्वेश्चन है, 2-3 दिन से मैं लगातार कर रहा हूँ, ठीक है। अब विसरण भी हो गया, कोशिका से संबंधित कुछ प्रश्न थे वो भी हो गए। अब यहाँ पर कोशिका से रिलेटेड दूसरी चीज़ है परासरण। तो जैसे विसरण होता है वैसे एक परासरण होता है, ठीक है। परासरण एक विशेष प्रकार की प्रक्रिया है, उसके बारे में मैंने कुछ लिखा है, ये समझ लो। जैसे परासरण क्या है, परासरण एक विशेष प्रकार का ही विसरण है, ठीक है। ये विसरण ही होता है, लेकिन इसमें कुछ विशेष बातें होती हैं, जिसमें जल का विसरण एक अर्धपारगम या वर्णात्मक पारगम झिल्ली के माध्यम से होता है। विसरण क्या होता है, विसरण में क्या होता है, उच्च लेवल से नीचे लेवल की ओर जल के अणु जाते हैं। इसमें क्या होता है, एक झिल्ली लगा देते हैं और उसमें से फिर पानी इधर यानी जो अणु होते हैं जल के अणु वो जाते हैं, ठीक है, उससे होकर के। परासरण में जल विलायक विसरण के नियमानुसार ही व्यवहार करता है, ठीक है। जो जल घुला हुआ है परासरण में वो विलायक होता है, और वो विलायक विसरण के जो नियम है उन्हीं के अनुसार व्यवहार करता है। मतलब जो नियम विसरण में लागू होते हैं वही परासरण में लागू होंगे। फिर इस प्रक्रिया में जल के अणु अर्धपारगम झिल्ली के माध्यम से उच्च जल सांद्रता से निम्न जल सांद्रता की ओर गति करते हैं, ठीक है। उसी ऊंचे लेवल से नीचे लेवल की ओर जाते हैं जल के अणु। ये एक्स्ट्रा पॉइंट है, इन्हें भी समझ लो। एक परासरण का एग्जाम्पल बताओ। जैसे एक्स्ट्रा पॉइंट है, लार्वा कोशिकाओं को जल में डालने पर, जैसे किस्में होती हैं, अगर उन्हें जल में डाल दे तो वो फूल जाती हैं। तो ऐसे उसी सिद्धांत पर अगर लार्वा कोशिकाओं को जल में डालने पर वह जल अवशोषण कर फूलती हैं। जल को क्या कर लेती हैं, अवशोषित कर लेती हैं और फूल जाती हैं, क्योंकि जंतु कोशिकाओं में दृढ़ कोशिका भित्ति का अभाव होता है। ऐसा नहीं है कि वो पानी को अंदर न जाने दे, ठीक है। फिर क्या होता है, क्या आता है, अधिक जल अवशोषण के कारण कोशिकाएं फट जाती हैं और में इतनी मात्रा में अंदर जल चला जाता है कि वो फट जाती हैं। इन्हें लाल कोशिकाओं के भूत यानी होस्ट ऑफ आरबीसीएस कहा जाता है। यह जो प्रक्रिया इसे कहा जाता है कि उनके अंदर क्या भूत आ गया, ठीक है। ये परासरण से रिलेटेड एक फैक्ट है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसे भी समझ। जैसे कटे हुए खीरा काट दें, टमाटर काट दें या सलाद बना लें, ठीक है। पर नमक डाल देने पर, उस पर हम नमक डाल दें पर कोशिकाओं से निकला हुआ जल पेट में एकत्रित हो जाता है। यह वही परासरण के कारण होता है, सही है। हमने क्या किया कि ऐसे खीरा काट लिया या टमाटर काट लिया या फिर सलाद है, उस पर हम नमक डाल दें तो उसमें से जो पानी निकलेगा वो क्या हो जाएगा, पेट में एकत्रित हो जाएगा। क्योंकि नमक डालने से क्या होता है, नमक क्या करता है कि जो प्रोसेस हो रही है पानी निकलने की उसे कम कर देता है, ठीक है, उनके अंदर से। तभी तो हम नमक डालते हैं उन पर, वरना उनके अंदर जो पानी वगैरह होता है यानी जो विटामिन वगैरह होते हैं वो बाहर निकल जाएंगे सारे के सारे, सही है। और जो ये परासरण क्या अंदर से बाहर की ओर हो रहा है, इसलिए इसे हम कहते हैं भाई परासरण। अगर अंदर से बाहर से अंदर की तरफ होता है वो होता है अंतःपरासरण। अगला पॉइंट है कि अधिक खारा पानी पीने से प्यास नहीं बुझती। क्यों नहीं बुझती, तो समझ लो खारा पानी नाल में जल को भाई परासरण के काम और अधिक एकत्रित कर देता है। मतलब क्या है कि खारा पानी जो होता है नमक घोलने की वजह से वो क्या होता है, पसीने या अन्य वजह से हमारे शरीर में टिकता नहीं है, किसी न किसी रूप में बाहर निकलता रहता है, ठीक है। इसी वजह से हमारी प्यास नहीं बुझती, हमें और ज़्यादा प्यास लगती है, ठीक है कि शुरू। अगला पॉइंट है जी, ये परासरण का महत्व। परासरण का क्या महत्व है, क्या उपयोगिता है इसकी हमारे जीवन में। तो ये कोशिकीय अलवणीय जलीय जीव, ठीक है। अलवणीय का मतलब है जिनमें नमक वगैरह नहीं होता, मतलब नमकीन टाइप के नहीं होते खाने पीने में। तो जीव परासरण द्वारा जल ग्रहण करते हैं। वो क्या करते हैं, जल ग्रहण। जो जल पीते हैं वो कैसे पीते हैं, परासरण द्वारा। उनके अंदर पानी आ जाता है खुद ब खुद, ठीक है। पौधों के मूल द्वारा जल का अवशोषण परासरण द्वारा ही होता है। पौधों का मूल का मतलब जल के द्वारा, उनमें जो जल आता है वो किसके द्वारा होता है, परासरण द्वारा। जल के अंदर हमने पानी छोड़ा, वो पानी जड़ में चला जाता है परासरण के द्वारा। ऐसे ही उनमें पानी पहुंचता है सारे भागों में। फिर छुई मुई जैसे पादपों की गति परासरण पर आधारित है, ठीक है। छू लिया हमने तो क्या होता है, उनमें एक तरह से जो पानी की जो है वो एक तरह से कैसे होते हैं, बहुत ही संवेदनशील होते हैं। इसकी वजह से परासरण के कारण। तो उनकी जो गति है वो किसके कारण होती है, परासरण के कारण। पर्णरंध्र परासरण द्वारा खुलते बंद होते हैं। पर्णरंध्र का मतलब पौधे के अंदर जो छेद होते हैं, पौधों की पत्तियों छोटे छोटे, वो परासरण के द्वारा, जब पानी ज़्यादा हो जाए तो बंद हो जाता है, पानी कम है तो वो खुल जाते हैं, ठीक है। ये समझो दोबारा से लीड गिर गई थी। एक कोशिकीय अलवणीय जलीय जीव परासरण द्वारा जल ग्रहण करती है, ठीक है, जिनमें एक कोशिका होती है और जो नमकीन टाइप के जीव होते हैं बिना नमकीन टाइप के, तो वो जल ग्रहण परासरण के द्वारा करते हैं। पौधों के मूल द्वारा जल का अवशोषण परासरण द्वारा ही होता है, ठीक है। पौधों की जड़ द्वारा जो जल पहुँचता है वो परासरण के द्वारा पहुँचता है। दूसरी बात, सुई मुई जैसे पादपों की गति परासरण पर आधारित है।
पर्णरंध्र परासरण द्वारा खुद से बंद होते हैं। ठीक है भाई, स्टार्ट। अगले विषण और परासरण में अंतर है, तो इन्हें भी समझो क्या क्या अंतर हो सकता है इन दोनों में। विषण में परासरण थोड़ा थोड़ा अंतर होता है। यह किसी भी प्रकार के अणुओं, ठोस, द्रव, गैस की उनके उच्च सांद्र स्थल से निम्न सांद्र स्थल की ओर गति है। ठीक है, ये क्या है, एक ऊंचे लेवल से नीचे लेवल की ओर जाना क्या है, विषण है, ऐसे समझ लो। ठोस, द्रव, तीनों में ये प्रोसेस होती है। फिर परासरण, यह केवल विलायक जल के अणुओं की उनके उच्च सांद्र स्थल से शुद्ध जल या तनु विलयन से निम्न सांद्र स्थल की ओर गति करना है। और परासरण केवल जल में होता है और विषण तीनों में होता है, ठोस, द्रव और गैस में। ठीक है, अगले पॉइंट इनमें अंतर की ये भी देख लो। जैसे दूसरा पॉइंट है, यह अल्पार्गम झिल्ली की उपस्थिति या अनुपस्थिति दोनों में ही हो सकता है। ठीक है, विषण। दूसरी बात, माध्यम, ठोस, द्रव या गैस कुछ भी हो सकता है। चौथी बात, अन्य पदार्थों की उपस्थिति का विशेष प्रभाव नहीं होता। सही है। परासरण में जो पॉइंट होने देखो, परासरण के लिए अल्पार्गम झिल्ली की उपस्थिति आवश्यक होती है। केवल द्रव्य माध्यम में संपन्न होता है परासरण। यह विलेय पदार्थ की प्रकृति व सांद्रण से प्रभावित होता है। ठीक है भाई, पॉइंट है इन्हें भी देखो। सक्रिय परिवहन, निष्क्रिय परिवहन में अंतर। तो निष्क्रिय परिवहन क्या होता है, निष्क्रिय परिवहन एक अपेक्षाकृत मंद, क्या है निष्क्रिय परिवहन, क्या है बोलो अमित, रोगी। निष्क्रिय परिवहन क्या है, निष्क्रिय परिवहन एक अपेक्षाकृत मंद प्रक्रिया है। इसमें ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है। साधारण प्रवृत्ता के अनुसार यह उच्च सांद्रता स्थल से निम्न सांद्रता स्थल की ओर गति करती है। ठीक है, जो अणु होते हैं वो ऊंचे लेवल से नीचे लेवल की ओर गति करते हैं। सक्रिय परिवहन क्या होता है, सक्रिय परिवहन एक द्रुत या तीव्र प्रक्रिया है। सक्रिय परिवहन में एटीपी के रूप में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। निम्न सांद्र स्थल से उच्च सांद्र स्थल की ओर गति होती है। ठीक है, अमित। कोशिका देखिए, कोशिका कला में डिफरेंस है, इसे भी देखो। पादप कोशिका, जीवाणु कोशिका व कवक कोशिका में भी पाई जाती है। ठीक है, कोशिका भित्ति किसमें पाई जाती है, नंबर 1 पादप कोशिका में, नंबर 2 जीवाणु कोशिका। कोशिका भित्ति, तो कोशिका भित्ति पादप कोशिका में पाई जाती है, जीवाणु कोशिका में पाई जाती है और कवक कोशिका में ही पाई जाती है। ठीक है, दूसरी बात, पादप कोशिका में कोशिका कला के बाहर स्थित होकर कोशिका का बाह्यतम आवरण बनाती है। सही है, ये क्या है, बाहर चिपक जाती है उसके, इसके पादप कोशिका के, जीवाणु कोशिका या कवक के, और उसी से एक बाहरी आवरण बनाती है। क्या बनाती है, बाहरी आवरण। ऐसे कोशिका कला क्या होती है, सभी प्रकार की कोशिकाओं में पाई जाती है। ये कोशिकाओं में पाई जाती है कोशिका कला। जंतु कोशिकाओं में कोशिका का बाह्य आवरण बनाती है और जंतुओं में क्या होती है, बाहर से आवरण बनाती है। ठीक है, अन्य प्रकार की कोशिकाओं में कोशिका भित्ति के नीचे स्थित होती है और जो दूसरे टाइप की कोशिका होती हैं उनमें कोशिका भित्ति के नीचे लेवल पे होती है। ठीक है, उससे नीचे होती है।